छात्रों, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दूसरे पार्ट में हम देखते हैं प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के संबंध में क्या कहा। प्लेटो को मानना था उस समय की न्याय व्यवस्था के बारे में वो कहता है वास्तविकता विखंडित है। जो वास्तविकता आदर्श राज्य में होनी चाहिए वो विखंडित है, ये उसका मानना था। और प्लेटो आगे चल के कहता है राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष से या चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम है जो इसमें निवास करते हैं। प्लेटो दो बातें कहता है, उसको बड़े ध्यान से देखिए। और जो भी विचारक जो लाइन कहते हैं उनको कोट करिए, यही सब लाइनें आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। प्लेटो उस समय के राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कहता है कि वास्तविकता विखंडित है। वास्तविकता जो होनी चाहिए राज्य की वो नहीं है, बल्कि विखंडित है। दूसरी बात कहता है राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है और राज्य बलूत के वृक्ष या चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम है जो इसमें निवास करते हैं। तो राज्य किसका परिणाम है? जो वहाँ निवासी हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनके मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम है। ये किसी बलूत नाम वृक्ष या चट्टान से नहीं निकलता, बल्कि ये मनुष्य के मस्तिष्क का व्यापक रूप है। तो जब प्लेटो का ऐसा मानना है, जब राज्य में रहने वाले व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण होता है, उनके मस्तिष्क से, उनके चरित्र के निर्माण से, तो फिर क्यों ना उन मनुष्यों के आधार पर ही राज्य को संचालित किया जाए। इसके लिए वो 3 प्रमुख गुणों पर व्यक्तियों को बांटते हैं: विवेक, तृष्णा और शौर्य। रीजन, एप्टीट्यूड एंड स्पिरिट। विवेक शासक वर्ग को बांटते हैं, तृष्णा कृषक या उत्पादक वर्ग को, और शौर्य सैनिक वर्ग को बांटते हैं। मेरी स्लाइड्स पे उस सबके चित्रण यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा क्या है, अपन देखते हैं। प्लेटो न्याय को मनुष्य आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानता है तथा मनुष्य और राज्य में साम्य दिखाने के लिए प्रतिपादित करता है। पहली बात, प्लेटो मनुष्य की आत्मा के अनिवार्य गुण न्याय को मानता है और ये भी मानता है कि न्याय वो है जो मनुष्य और राज्य में साम्य दिखाने में प्रतिपादित हो। राज्य व्यक्ति का वह वृत्त रूप है जिसमें राज्य के गुण और व्यक्ति गुण समान हो। व्यक्ति के 3 प्रमुख गुण होते हैं, जैसे मैं कह रहा था, विवेक, तृष्णा और शौर्य। इसी तरह राज्य में 3 वर्ग प्रमुख होते हैं: विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला संरक्षक या शासक वर्ग, तृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्पादक वर्ग, शौर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सैनिक वर्ग। अतः विवेक, तृष्णा और शौर्य का उचित समन्वय व्यक्ति में न्याय की सृष्टि करता है। उसी तरह राज्य में शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग में उचित समन्वय न्याय की व्यवस्था को सृष्टि करता है। न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या देखते हैं हम। पहला, त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। प्रत्येक व्यक्ति में 3 नैसर्गिक गुण होते हैं। प्लेटो का मानना है विवेक, ज्ञान, साहस, शौर्य, तृष्णा, क्षुधा या क्षुधा। राज्य भी जो व्यक्ति का विराट रूप नहीं है, इन्हीं गुणों को परिवेक्षित करता है। ज्ञानवान शासक वर्ग का, शौर्यवान सैनिक वर्ग का, तृष्णा युक्त वर्ग उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। इन तीनों वर्ग में सुंदर समन्वय ही न्याय की सृष्टि करता है। तीनों ही वर्ग, चाहे विवेक हो, तृष्णा हो या शौर्य हो, शासक हो, उत्पादक कृषक वर्ग हो या सैनिक वर्ग हो, तीनों के आपस का तालमेल, तीनों का आपस का सामंजस्य ही तय करेगा कि इस राज्य में न्याय की व्यवस्था क्या है। और जब ये तीनों वर्ग आपस में समन्वय स्थापित करते हैं, प्लेटो का मानना है, तो उस राज्य में आदर्श राज्य अपने आप स्थापित होता है, न्याय और शांति अपने आप स्थापित होती है। कहा जाता है, इसीलिए कहा गया, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य अपनी अपनी योग्यता से करता जाए और एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप ना करे, तो न्याय और शांति अपने आप आ सकती है। उदाहरण के रूप में छात्रों आपको बताना चाहूँ कि कभी आप कॉलेज जाते हैं किसी मंडे को और अचानक आपको दिखाई देता है कि आपके प्रिंसिपल साहब जो हैं वो बाहर कॉरिडोर में या आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं। आपके सीनियर प्रोफेसर जो हैं वो घंटी बजा रहे हैं। आपके लैब टेक्नीशियन जो हैं वो HOD की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आपका प्यून जो है वो प्रिंसिपल की चेयर पे बैठा है, केबिन पे बैठा हुआ है।
आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना कुछ अजीब है। क्यों? तो जो जिस काम के योग्य मान के जिसकी नियुक्ति हुई है वो काम ना करके अपोजिट में काम कर रहा है। कारण क्या है? आप जानने का प्रयास करेंगे, आप में कौतूहल होगा, आप बेचैनी होगी, आपको लगेगा कि ये बात ठीक नहीं है। क्यों आज जो प्यून जो है वो प्रिंसिपल साहब के कैबिन में क्यों बैठा हुआ है? प्रिंसिपल साहब आज का झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? हालांकि स्वच्छता अभियान की बात अलग है कि प्रिंसिपल स्टाफ सब मिलकर झाड़ू लगाएंगे, सब सफाई, लेकिन ऐसा यदि आपको दिखाई देगा, अजीब लगेगा। यही कुछ न्याय की बात कहना चाह रहा है कि शासक वर्ग जो विवेकशील है, जिसके पास विवेक का जो पहले मैंने बताया कि प्रशिक्षण भी लिया हुआ है शासक वर्ग, वो शासक का काम करे। सैनिक जिसमें प्रशिक्षण लिया अस्त्र शस्त्र चलाने का, जिससे पौरुष बल व्यायाम के द्वारा बनाया हुआ है, वो सैनिक का काम करे, रक्षा करे, सुरक्षा करे और आंतरिक और बाहर सुरक्षा संभाले। और उत्पादक वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो या कृषक वर्ग हो, वो अपने उत्पादन पे ध्यान दे, फोकस करे और उत्पादन का सामान लाकर बाजार के थ्रू लोगों तक पहुंचाए, ताकि तीनों वर्ग मिलकर आम जनता जो है, जो निवासी हैं, जिनके द्वारा राज्य बनता है, जैसे प्लेटो ने कहा बलूत के वृक्ष से टपकता नहीं है ना चट्टान से निकलता है, तो उनकी वो देखभाल करे, न्यायोचित काम करे, आदर्श राज्य की संज्ञा के अनुसार काम करे, ताकि देश में अमन, शांति और न्याय अपने आप कायम हो। दूसरी बात देखें, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। समाज में विद्यमान ये तीनों वर्ग जब अपने अपने प्राकृतिक गुण के अनुसार निष्ठापूर्वक अपना अपना कार्य करते हैं और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वह कार्यकुशलता को ही प्राप्त नहीं करते, बल्कि एक समरसतापूर्ण और एकताबद्ध राज्य का निर्माण भी करते हैं। यदि तीनों काम अपने अपने काम करते हैं, हस्तक्षेप नहीं डालते हैं, तो क्या होता है? कार्यकुशलता अपने आप आती है, और कार्यकुशलता जब अपने आप आती है तो समरसतापूर्ण और एकताबद्ध राज्य का निर्माण करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मान लीजिए प्रिंसिपल साहब कैबिन में प्यून बैठा हुआ है और जिसकी आदत शुरू से खराब हो, एक उदाहरण है, किसी मैं दोषारोपण नहीं कह रहा हूँ, और गलत सलत आदेश निकाल दे, छुट्टी घोषित कर दे 2 बजे, जो प्यून है वो HOD कमरे में जो बैठा हुआ है, लैब अटेंडेंट जो भी है, वो जाके पढ़ाना चालू करे और जो चीज़ पढ़ाना उसको ना पढ़ा के कोई दूसरी बात पढ़ाना चालू करे, तो आपको लगेगा तब क्या होगा? कार्यकुशलता वहाँ पर आएगी? नहीं आएगी। और समरसतापूर्ण व्यवहार होगा? नहीं होगा। एकताबद्ध कॉलेज का विकास होगा, कॉलेज के विद्यार्थियों का डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। और वो अवरुद्ध रुकेगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यदि भाई आपको लगेगा नहीं यार तो बड़ा लंबा चला, तो आप खुद विरोध करेंगे। तो वही कुछ चीज़ यहाँ कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के आधार पर प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करे, तो क्या चीज़ होगी? कार्यकुशलता आएगी, समरसतापूर्ण व्यवहार होगा और एकताबद्ध राज्य का निर्माण होगा। तीसरी बात देखते हैं, नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का नया सिद्धांत आधुनिक युग की तरह वैधानिक नहीं है, बल्कि पूर्णतः नैतिक है। यह सार्वलौकिक न्याय की स्थापना करता है, सार्वलौकिक न्याय की स्थापना करता है, सिर्फ वैधानिक न्याय की नहीं। यह मानव के पूर्ण नैतिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, सिर्फ उसके कानूनी कर्तव्यों को नहीं। अर्थात प्लेटो की न्याय की परिकल्पना पूर्णतः आत्मिक है, वह मात्र अवैधानिक नहीं है। यह अधिक जैसे वैधानिक नहीं है, बल्कि प्लेटो का नया सिद्धांत पूर्णतः नैतिक है और यह सार्वलौकिक न्याय की स्थापना की बात करता है, मानव की पूर्णतः नैतिक कर्तव्य की बात करता है और कानूनी कर्तव्यों की बात नहीं। प्लेटो की न्याय की परिकल्पना पूर्णतः आत्मिक है। चौथा, व्यक्तिवादी विरोधी है, व्यक्तिवाद का विरोध करता है। प्लेटो व्यक्तिवादी नहीं बल्कि समष्टिवादी है। इसकी अपनी अवधारणा के आधार पर वह प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, उसका महत्व समष्टि अर्थात समाज के सदस्य होने में ही निहित है तथा उसी रूप में वह व्यक्ति का पूर्ण विकास करने में सक्षम होगा। पांचवा, आंगिक एकता का सिद्धांत। प्लेटो का नया सिद्धांत व्यक्ति और राज्य के मध्य आंगिक एकता का प्रतिपादन करता है। उसका मानना है राज्य एक शरीर है, विभिन्न व्यक्ति उनके वर्ग राज्य के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, उसमें शरीर की तरह आंगिक एकता होनी चाहिए। यह शरीर से पृथक उसके अंगों की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह बिना राज्य के व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। आंगिक सिद्धांत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया। फिर उदाहरण आप छोटा सा उदाहरण दूंगा कि यदि आपका अंगूठा बोले कि मैं इस उंगली के साथ पकड़कर आपको पेन को नहीं पकड़ने दूंगा, ये स्ट्राइक कर दे, तो आप ऐसे करके परीक्षा नहीं लिख सकते हैं। ये उंगली बोलेगी मुझको आप रेस्ट चाहिए, मैं आज काम नहीं करूँगी, तो भी आप परीक्षा नहीं लिख सकते हैं।
तो अंग जो है, सारे शरीर में अंग के अपने अपने अलग अलग कार्य हैं और प्रत्येक कार्य का अपना विशेषीकरण गुण है और प्रत्येक अंग अपने अपने विशेषीकरण गुण के अनुसार कार्य करते हैं, तब जाकर शरीर काम करता है। ऐसे ही प्लेटो भी कहते हैं कि जो तीनों वर्ग हैं, तीनों वर्ग शरीर के प्रमुख अंग हैं, तीनों वर्गों को अपना अपना काम करना चाहिए ताकि राज्य जो एक अंग शरीर के रूप में है वो बखूबी काम कर सके, अच्छे से काम कर सके और व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना की जा सके। और इसके बिना कहता है व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। छठवां, दार्शनिक शासक। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के कार्यान्वयन तथा दार्शनिक शासक का एक स्वाभाविक परिणाम है, क्योंकि वह ही कंचन और कामनी के मोह से मुक्त होकर पूर्ण निस्वार्थ भाव से राज्य शासन विवेकपूर्ण ढंग से संचालन करता है। दार्शनिक शासक का शासन ज्ञान का शासन, यह ज्ञान की संप्रभुता का शासन, वो राज्य को आदर्श रूप प्रदान ही नहीं कर सकता बल्कि उसे अनवरत बनाए भी रख सकता है। प्लेटो का मानना है कि शासक जो होगा दार्शनिक होना चाहिए। दार्शनिक व्यक्ति यदि होगा जो शासक के रूप में होगा तो कंचन कामनी के मोह से मुक्त होगा, मतलब माया से मुक्त होगा और दर्शन सोच, बेहतर सोच के परिणाम के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से शासन का संचालन करेगा। और दार्शनिक शासक का शासन ज्ञान अपने आप में संप्रभु शासन ज्ञान लिए हुए होगा, आदर्श रूप लिए हुए होगा और देश को, राज्य को भरपूर अच्छे ढंग से चलाएगा, आदर्श रूप में चलाएगा और यह इसका कार्यान्वयन दर्शन के आधार पर करेगा। इसलिए वो चाहता है कि दार्शनिक शासक हो जो कंचन कामनी माया मोह से मुक्त हो और स्वार्थ से मुक्त हो और वो लालच लोभ से मुक्त हो और हर प्रकार से वो उच्च कोटि का शासक वर्ग हो, जिसके पास विवेक होगा, जिसके पास सोचने की शक्ति होगी, जिसके पास समझने की शक्ति होगी और जो हमेशा राज्य हित की बात करता होगा। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं को देखते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा। पहला, त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। दूसरा, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। तीसरा, नैतिक सिद्धांत। चौथा, व्यक्तिवादी विरोधी। पांचवा, आंगिक एकता का सिद्धांत। छठवां, दार्शनिक शासक। ये मेरे पीपीटी के स्लाइड्स में भी आपको दिखाई देंगे। फिर आता है न्याय सिद्धांत की आलोचना। न्याय सिद्धांत की आलोचना के पहले वर्तमान, मैंने पहले कहा कि समय परिस्थिति के अनुसार दार्शनिक या विचारक अपने विचार रखते गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आगे चलकर वह उनके विचार 100% सही हों, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें सही होती हैं। फिर भी आलोचक होते हैं, जब तक कि आलोचना नहीं होगी तब तक नए सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार प्लेटो ने भी अपने समय के 3 नए सिद्धांतों की आलोचना की थी, नए सिद्धांत उसने बनाया था। वैसे प्लेटो के नए सिद्धांत की आलोचना होती है, फिर नए सिद्धांत बनते हैं। ऐसा करते करते आज तक न्याय की व्याख्या होती रही है और होती रहेगी आगे तक। न्याय सिद्धांत की आलोचना। पहला, न्याय सिद्धांत नैतिक है, वैधानिक नहीं। यह चर्चा पहले हुई थी, आपने अपने विशेषताओं में देखा था। प्लेटो न्याय सिद्धांत नैतिक चरित्र का है, आधुनिक युग की तरह वैधानिक चरित्र का नहीं। आजकल न्याय पूरी तरह से वैधानिक हो चुके हैं, उसमें नैतिकता कोई मान नहीं होता है। इसलिए ही जब भी कोर्ट वगैरह में फैसला सुनाए जाते हैं तो इमोशनल भावनाओं का कोई वैल्यू नहीं होता जब तक सबूत की बात ना हो। यह विधि से उत्पन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने नैसर्गिक कर्तव्य पालन से उत्पन्न होता है। यह भावना मात्र है, कानून नहीं। नैतिक आधार जो है वो भावना मात्र है, कानून नहीं हो सकता, ऐसा आलोचक मानते हैं। लेकिन वास्तविक दृष्टि से दोनों अलग अलग वस्तु हैं। आलोचक की मानना है कि नैतिक गुण अलग हैं, वैधानिक गुण अलग हैं, दोनों ही आपस में मिल नहीं सकते। नैतिक गुण के द्वारा हम न्याय की व्याख्या नहीं कर सकते। आज कर वर्तमान युग में वैधानिक न्याय का वैधानिक होना बहुत अनिवार्य है। दूसरा है अधिकार दंड की व्यवस्था नहीं। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत में वर्तमान समय की तरह व्यक्ति के अधिकारों तथा उनका उल्लंघन होने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। प्लेटो व्यक्ति की कर्तव्य निर्वाह की बात तो करता है तथा साथ ही उनके संबंध में हस्तक्षेप की नीति का भी समर्थन करता है, लेकिन यदि किसी द्वारा अन्य व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है तो वैधानिक दृष्टि से रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही उल्लंघन हेतु दंड की व्याख्या कहता है प्लेटो। जैसे पहले थे अपन कि प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के साथ कार्य करता जाए, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करे। यहाँ पर वो मौन हो जाता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे कार्य में हस्तक्षेप करेगा तो क्या प्रावधान है, उसके लिए क्या कहा जाए, उसके लिए क्या कोई दंड की व्यवस्था है? नहीं है। यहाँ पर इस रूप में इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा है निरंकुशता के रूप में समर्थन योग्य नहीं है।
प्लेटो जिस राज्य आधारित आदर्श राज्य की कल्पना करता है उसमें दार्शनिक शासक का ज्ञान विवेक के अतिरिक्त उसकी निरंकुशता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसा कि हमारा अनुभव कहता है कि शासकीय निरंकुशता अपनी प्रतिबद्धता के कारण हमेशा भ्रष्टाचार अत्याचार का कारण सिद्ध होती है। प्लेटो एक दार्शनिक राजा की बात करता है जिसके पास विवेक भरपूर होता है, जो पूरी व्यवस्था करता है। यदि वो निरंकुश हो जाए, और सब निरंकुश शासन तंत्र और राजतंत्र के दौरान देखा गया है कि राजा या शासक जो होता है अपने विवेक के साथ साथ बल का प्रयोग करते हुए निरंकुश हो जाता है। उसी स्थिति में प्लेटो मौन है, और भ्रष्टाचार अत्याचार जब सिद्ध हो जाता है तब क्या किया, जिसके लिए प्लेटो कुछ नहीं कहता। इस बात से उसकी आलोचना होती है। तीसरा, लोकतंत्र का विरोधी है। प्लेटो के आदर्श राज्य में बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग सभी तरह के अधिकारों से वंचित है। शासन सत्ता संरक्षक वर्ग जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के पास ही रह जाता है, हाथों में केंद्रित हो जाता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार बहुसंख्यक पर अल्पसंख्यक वर्ग के शासन का समर्थन नातुचित है, न्याय संगत ठहरा जाता है। लोकतंत्र के अनुसार बिल्कुल भी ये बात नहीं सिद्ध होती। लोकतंत्र में तो जिसको ज़्यादा बहुमत मिलता है वो शासन के लिए बैठता है, और ये जरूरी नहीं कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात हो। बहुसंख्यक के ऊपर एक अल्पसंख्यक बैठ सकता है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बैठ सकता है, जो जैसा भी चुन के आता है बैठता है। इसलिए प्लेटो के आदर्श राज्य में बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग सभी तरह के अधिकारों से वंचित है, तथा शासन सत्ता संरक्षक वर्ग में जो एक संरक्षक वर्ग के हाथों में केंद्रित है, ये लोकतंत्र के नाम से गलत है। तो ये बातें हम देख रहे हैं। पांचवा पॉइंट देखें, वर्तमान में उपयोगी नहीं है। प्लेटो का सारा राजनीतिक चिंतन नगर राज्यों संदर्भ में है, छोटे नगर राज्यों के ऊपर है। आज नगर राज्य इतिहास की एक वस्तु बन गई है। निश्चित रूप से जब हम नगर की परिभाषा पढ़ते हैं, नगर राज्य कैसे बना उसकी बात करते हैं, तो नगर राज्य इतिहास हो गया है। उनका स्थान विशाल आकार वाले बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। चीन की जनसंख्या करोड़ों में है, भारत की जनसंख्या अरबों में है। इतनी बड़ी जनसंख्या के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विभाजित करना संभव नहीं, न ही इस आधार पर उनके कर्तव्यों का निर्धारण करना संभव है। अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत आदर्श राज का सिद्धांत समय अनुकूल नहीं होने के कारण न उपयोगी है न व्यवहारिक है वर्तमान दृष्टिकोण से। लेकिन प्लेटो की कही गई बात यदि हम ध्यान से देखें तो वो आज के संदर्भ में सही है कि एक न्याय शासक को विवेकशील होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, कंचन कामनी के मोह से दूर होना चाहिए। ये बात बहुत कुछ सही है। फिर अपने प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व अंत में देख लेते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक कानूनिक व वैधानिक धारणा है। वैधानिक धारणा ना होकर एक नैतिक धारणाओं पर आधारित सिद्धांत है, जो तत्कालिक एथेंस में एकता, सामंजस्य तथा व्यवस्था दृष्टि से अपरिहार्य थी। प्लेटो सुकरात के मृत्युदंड को पूर्णतः विरोध करते हुए एथेंस में राजकीय बुराइयों को दूर करना चाहता था, उसका निराकरण करना चाहता था। त्रासद भरे उस प्रसंग जिसमें अपने गुरु सुकरात, जो महान विचारक, दार्शनिक और सबसे बड़ी बात वो निर्दोष था, का दुखद अंत उसने अपनी आंखों से देखा था। अतः एथेंस में वह एकता स्थापित करना चाहता था, राजनीतिक वातावरण में अराजकता को दूर करना चाहता था, लोकहित में व्याप्त बुराइयां और समस्याओं को दूर करना चाहता था। प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक नैतिक संहिता है जो प्रत्येक वर्ग, व्यक्ति, समुदाय को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करने की शिक्षा देता है, जो वर्तमान संदर्भ में सही है, जिससे सामाजिक न्याय की व्याख्या हो और आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। तो कुछ बातों को फिर से मैं रिपीट करूंगा। प्लेटो के जीवन में त्रासद भरा घटना सामने आई थी, प्रसंग सामने आया, जिसमें उसके गुरु सुकरात जो कि महान विचारक था, महान दार्शनिक था, और सबसे बड़ी बात वो निर्दोष था। उसका दुखद अंत देखा था, उसको मृत्युदंड में जहर का प्याला जबरदस्ती पिलाया गया था। तो वो उस समय के तत्कालिक एथेंस में एकता स्थापित करना चाहता था, एथेंस में व्याप्त राजनीतिक वातावरण में अराजकता को दूर करना चाहता था, लोकहित में व्याप्त, लोगों के हित के लिए किए जाने वाले कार्यों में व्याप्त बुराइयां और समस्याओं को दूर करना चाहता था। प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक नैतिक संहिता है जो प्रत्येक वर्ग, व्यक्ति, समुदाय को अपने कर्तव्यों को पालन करना, ईमानदारी से करना सिखाता है, शिक्षा देता है, जो वर्तमान संदर्भ में सही है। मैं भी कह रहा था थोड़ी देर पहले, जो वर्तमान संदर्भ में सही है, एक शासक को होना कैसा चाहिए, जिससे सामाजिक न्याय की व्याख्या हो और आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि प्लेटो ने जो बात कही थी एथेंस के समय में जो उसने अराजकता देखी थी, लोकहित में व्याप्त बुराइयां देखी थी, भ्रष्टाचार देखा था, उसको दूर करना चाहता था, एकता स्थापित करना चाहिए। आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा आज के संदर्भ में सही है।
ऐसा आज भी होना चाहिए। आज भी भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ लोगों में। इस संबंध में बारकर कहते हैं, चाहे वो सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं को विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास कर रहा हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार था। फिर से प्लेटो का अंत में वाला कोटेशन में कोट करूंगा, राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष या चट्टानों से नहीं निकलते हैं, बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का निर्माण जिसमें निवास करते हैं। आप सभी ने इस लेक्चर को सुना, बड़े ध्यान से इन बातों को ध्यान दीजिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपने साथ नोटबुक, पुस्तक, आपके नोट जो बनाए होंगे वो, और यूजी पीजी दोनों के छात्रों से निवेदन है कि cg.school.in में जाकर रजिस्टर करें, और हमारे नंबर आपके सामने में है, नंबर के अनुसार प्रिंट आउट्स क्लियर करें, और कोशिश करें कि जो लेक्चर्स यहाँ से दिए जा रहे हैं उसको भली भांति तरीके से गौर से सुनिए। हेडफोन, ईयरफोन ज़रूर लगाइए, उसके बिना आपको साउंड स्पष्ट शायद नहीं आ पाएगा, लेकिन कोशिश करें कि इस वीडियो के अनुसार आप अपने नोट्स को पुख्ता करें। चलते चलते आखिर में मैं आपसे 5 क्वेश्चन करूंगा जो जीके के क्वेश्चंस हैं, और मिलता है तो अच्छी बात है। हालांकि आपके पास तो पॉकेट यूनिवर्सिटी है, स्मार्टफोन आपके हाथ में है, आपके गूगल गुरु हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको खोज लेंगे। पहला है बलूत की बात। प्लेटो कहता है बलूत के वृक्ष से नया राज्य नहीं बना, चट्टान से राज्य नहीं बना। तो बलूत का वृक्ष है क्या? बलूत का वृक्ष है क्या? यह कौन से देश का राष्ट्रीय वृक्ष है? ये पहला बात पता लगाएंगे। फिर बार बार ये बात आ रही, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व है क्या, और ईसा बाद है क्या, और इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? चौथा क्वेश्चन है, समय को इंगित करने वाला जो AM और PM है उसका फुल फॉर्म क्या है? समय को इंगित करने वाला AM और PM जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? और पांचवा, हमें हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू संस्करण के अनुसार, जैसे AM और PM ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है या अंग्रेजी संस्करण के अनुसार है, तो भारत के अनुसार हमने दिन के हिस्सों को कितने भागों में बांटा है? हमने दिन के हिस्सों को कितने भागों में बांटा है? तो कोशिश करें, मैंने भी YouTube से, विकिपीडिया से और politicalweb.in से नोट्स बनाने की कोशिश की है, और अच्छे नोट्स वहाँ पर हैं। कुछ मेरे विचार भी इसमें शामिल हैं, मैंने संदर्भ में उस चीज़ को लिखा है, और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।